हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, पेपर 2 एसएसटी सेक्शन की। तो हमने कल भी एक क्लास की थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पेपर 2 एसएसटी सेक्शन की। तो देखिए, जो हमारा इसके अलावा भी सेक्शन है, यानी दो में आपको एक ही चूज करना होता है, या तो आप एसएसटी सेक्शन को चूज करें या फिर आप मैथ और साइंस को चूज करें। तो देखिए, उनकी भी जो क्लासेज होंगी, यानी जो हमारे साइंस के क्वेश्चन होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बीच बीच में हम दोनों ही सेक्शन को कवर करते हुए चलेंगे, यानी जो हमारी एसएसटी सेक्शन है और साथ ही साथ जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और लगभग हम कोई हमारे फिक्स नहीं है कितने क्वेश्चन हम एक दिन में करें, लेकिन कई सारे क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कई लंबे क्वेश्चन होते हैं तो इनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए हम इसको समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, ठंडी जो महासागरीय धाराएं किससे संबंधित है, ज्वार भाटा तरंगे, और गर्म धाराएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो देखिए, जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं ये हमारी ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। उसके अलावा ज्वार भाटा क्या है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना हम ज्वार भाटा कहते हैं। उसके अलावा जो हमारी तरंगे हैं उनको हम कहते हैं महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना और गिरना, यहाँ पर तरंगे कहलाती है। यानी ए का 4 और बी का सेकंड जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ऐसा एक ही ऑप्शन है और यही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है मानसून पवनें हैं, यानी जो मानसून पवनें हैं वो किस प्रकार की पवनें हैं, ग्रही पवनें, मौसमी पवनें, स्थायी पवनें या स्थानीय पवनें। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मौसमी पवनें। तो जो हमारी मानसून वाली पवनें होती हैं उन्हें हम मौसमी पवनें यहाँ पर कहते हैं। या इंग्लिश में अगर हम बात करें, जो मानसून विंड्स होती हैं ये हमारी सीजनल विंड्स होती हैं। फिर एक बार मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बहिर्मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है और वायुमंडल है, और आपको बताना है किस प्रकार से ये रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे ऊपर की जो परत होगी वो हमारी कौन सी होगी, वो होगी बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल सबसे ऊपर की परत होगी। उसके अलावा किस परत में ओजोन गैस होती है, तो ये होती है समताप मंडल में। तो सी का 4 और ए का सेकंड, ऐसा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और ये है ऑप्शन नंबर 4, ए का सेकंड, बी का 3rd, सी का 4 और डी का 1 नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, जो क्षोभ मंडल है ये हमारी सबसे नीचे की परत होती है, तो बी का 3rd हो गया। और जो वायुमंडल है ये रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखिए, एंडीज पर्वत हो गया, तिब्बत हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया। तो देखिए, आप यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करें, यानी 4, अगर आपको चारों नहीं पता कहाँ पर किसका यूज किया जाता है तो आप कोई यहाँ पर एलिमिनेट करने का प्रयास करें। तो देखिए, यहाँ पर हम इनको इस प्रकार से डिनोट कर देते हैं, ए, बी, सी और डी। तो देखिए, जो सी नंबर है मरुस्थल, तो मरुस्थल में आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि मरुस्थल में किसके द्वारा परिवहन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ऊंट और बैल के द्वारा, यानी सी का 1st नंबर सही होगा। और ऐसा कितने ऑप्शन में है, तो चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऐसा केवल और केवल एक ऑप्शन में है। तो अगर अन्य आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर सही आंसर टिक कर सकते हैं 1st। और ऐसा सही भी है कि एंडीज पर्वत में यहाँ पर लामा का यूज किया जाता है, तिब्बत में याक का यूज किया जाता है और भारतीय पहाड़ में खच्चर और गधे का यूज किया जाता है परिवहन में। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए, ये पेडोलॉजी कुछ क्वेश्चन है जिनको हम यहाँ पर स्किप करेंगे और हम सीधा पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 60 में। तो बीच में कुछ क्वेश्चन आपको पेडोलॉजी के बीच में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन है, गांव में ज़मीन और भूमि नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है, तो वो होता है पटवारी, या जिसे ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, उसी को जो ज़मीन नापने का उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है फिर से मिलान करने का, जिला परिषद, ग्राम सभा, वार्ड समिति और निगम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जिला परिषद की, तो जिला परिषद यहाँ पर रिलेटेड होगा जिलाधीश से। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा किसे हम कहेंगे, ये कहेंगे गांव को। और नगर निगम में आपका कौन होता है, महापौर होता है। और वार्ड समितियां आपकी नगर पालिकाएं होती हैं। तो ए का 4 और बी का 1, ऐसा आपका सिर्फ एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ए का 4, बी का 1, सी का 3rd और डी का 2nd यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन ये एक होता है लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, क्योंकि चारों हमको पता होंगे तभी हम अच्छी तरीके से इनका यूज यहाँ पर कर पाएंगे।
तो बीच में कुछ क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के। फिर क्वेश्चन आता है 65 नंबर यहाँ पर, हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया, यानी दोनों में कौन सा कथन सही है। माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, ये जो हमारा कथन है ये बिल्कुल सही है कि माता पिता की जो संपत्ति है उसमें बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बाद आता है पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। तो ऐसा देखिए कोई भी प्रावधान हिंदू अधिनियम में नहीं किया गया है कि पुरुष है तो उसकी बहन के दहेज और संपत्ति में पुरुष का अधिकार हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो केवल और केवल यहाँ पर ए सही है और बी गलत है, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 67 नंबर, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए समवर्ती सूची होती है, राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है। संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषय में राज्य कानून बनाता है, और जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उनमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बात की गई है कि कौन सा ऐसा विषय है इन चारों में, यानी ABCD में कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। तो देखिए श्रीलंका के साथ व्यापार और संबंधों को बनाए रखने का जो निर्णय है ये पूरी तरीके से केंद्र का होगा, ना कि किसी राज्य का। तो ये संघ सूची का विषय होगा, यानी ये आंसर सही नहीं है। फिर आता है नए 100 रुपये का नोट जारी करना, ये भी केंद्र के अंडर में आता है, तो राज्य सूची का विषय यहाँ पर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रारंभिक स्कूलों और मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, तो ये हमारा राज्य सूची में आएगा। उसके बाद किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, ये भी राज्य सरकार का होगा। आपने न्यूज़ भी कई बार सुनी होगी कि राज्य सरकार ने जो किसानों का बिल है उसको माफ़ किया या बिजली हाफ रेट में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा C और D, यानी C और D जो हैं वो आपके राज्य सूची के विषय हैं, बाकी ऊपर वाले दो संघ सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया गया है। तो ये बेसिकली उसके चिकित्सा उपचार का अधिकार जो है उसका प्रॉपर रूप से उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस मामले या मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है, यानी हमको जो वायु मिले वो प्रदूषण मुक्त वायु मिलनी चाहिए और साथ ही साथ पानी भी शुद्ध मिलना चाहिए। ये सभी भी हमारा जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जो हमको जीवन जीने का अधिकार देता है। और 20 और 21 आर्टिकल आपके किसी भी आपातकाल में इनको स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को। तो ये बात भी आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। तो ये एक केस हुआ था जिस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था कि जो जीवन का अधिकार है, जो एक हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें आपको प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो ये बिहार राज्य और सुभाष कुमार के बीच ये एक केस था जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ने की और ये निर्णय वहाँ पर दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। यानी मौर्य साम्राज्य के जो मौर्य वंश था उसके कुछ शासक दिए हुए और आपको बताना है इनका क्या क्रम रहा है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक रहे, लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का शासन आता है, फिर बिंदुसार के पुत्र अशोक का शासन आता है। तो यही क्रम हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और उसके बाद शासन आता है दशरथ मौर्य का। तो हो सकता है आपने दशरथ मौर्य का नाम आप पहली बार यहाँ पर सुन रहे हो, लेकिन कई सारे और भी शासक रहे, लेकिन जो भी फेमस शासक रहे यहाँ पर मौर्य वंश के, उनमें चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, दशरथ मौर्य, और उसके साथ ही साथ जो अन्य शासक रहे उनका शासन अशोक के बाद यहाँ पर देखने को हमको मिला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है। यानी सातवाहन जो कि एक वंश है यहाँ पर दक्षिण भारत का, उससे रिलेटेड बात की गई है और कौन सा जो वक्तव्य है वो इसमें सही है। तो सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे, ये कथन हमारा सही नहीं है। उसके बाद सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके अलावा सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्री तटों पर भेजी, ये सही नहीं है। उसके अलावा शिव स्कंद सतकर्णी सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे, ये भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
मंदिर के बारे में ABC वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते थे। तो ये बिल्कुल सही है कि जो मंदिर थे वो नगर नगरीकरण का जो एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता था। उसके अलावा मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते हैं जो भी भारत के कई सारे मंदिर है जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर जो चढ़ावा है वो हमको देखने को मिलता है। तो ये इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और समाज के लिए भी अत्यंत ये महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। तो देखिए विभिन्न जो राजा महाराजा रहे, विभिन्न शासक रहे, वो देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए ही जो मंदिर थे उनका निर्माण यहाँ पर करवाया करते थे। तो ये तीनों ही यहाँ पर कथन सही है। तो A, B और C सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में से किन कारणों से भिन्न था। देखिए बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ, जिनमें एक थे हीनयान और एक थे महायान, और कुछ अलग अलग इनके सिद्धांत रहे। और इनमें बात की जा रही, इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। तो बिल्कुल सही बात है, महायान में बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, ये सही नहीं है। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई, ये भी हमारा सही नहीं है। अगला है, बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए, ये हमारा सही है, यानी A और D यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी और यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां भूमि का निरीक्षण और उसका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई है, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था जो प्रचलित थी, तो ऐसा कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा जो हमारा वक्तव्य है यहाँ पर, वो यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा A सही, लेकिन R गलत है। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, मंडप था, यानी मंडप क्या हुआ करता था जो वहाँ पर, यानी जिसकी बात यहाँ पर की गई है। तो मंडप क्या था, मंडप किसे कहा जाता था, मंदिर का पवित्र स्थल, एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, स्तूप के चारों ओर निर्मित पथ, या वह स्थल जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती है। तो देखिए जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उसे हम कहते हैं यहाँ पर गर्भगृह, और जो मंडप होता है वो होता है एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, उसे हम मंडप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। तो इनमें दोनों में ही आपको यहाँ पर जो आंसर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर ये दोनों ही वक्तव्य अपने आप में सही है, क्योंकि बहादुर शाह जफर के द्वारा यानी जो लोग थे उन्होंने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर यहाँ देखा, जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी हमको देखने को मिलता है 1857 की क्रांति में, जहाँ पर बहादुर शाह जफर ने यहाँ पर नेतृत्व किया उस क्रांति का। और उसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको यानी बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देते हैं पेंशन में। तो A और R दोनों ही सही हैं और R A की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे। तो देखिए एक है नायनार संत और एक है अलवार संत। तो जो नायनार संत थे ये भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे, और जो अलवार संत हैं ये भगवान विष्णु के उपासक थे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा A नंबर। अगला क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो देखिए एक है हमारा सतनामी संप्रदाय। तो जो सतनामी संप्रदाय है इसकी जो स्थापना है वो की गई थी बीरभान के द्वारा, लेकिन यहाँ पर बात की गई है सतनामी आंदोलन की। तो इसकी शुरुआत की थी गुरु घासीदास ने। तो घासीदास के द्वारा ही सतनामी आंदोलन की शुरुआत की गई और 7 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई नए कस्बे विकसित हुए, इसका परिणाम क्या हुआ, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए बात की जाए अगर इसके परिणाम की, तो वे केवल शिक्षित एवं ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। उन्होंने मजदूरों के लिए एक अच्छी कार्यदशाएं और श्रमिक अधिकार
प्रस्तुत किए तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले अपमान से बचने का रास्ता निकाला, तो ये हमारा आंसर सही है, यानी केवल सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, बात करें अगर हम यहाँ पर गांधी जी की, तो अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, तो देखिए अहिंसा के माध्यम से और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर गांधी जी ने लोगों को एकजुट किया। उसके अलावा भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, लोगों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। लोगों की आवश्यकताएं समझकर एवं क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर, तो ये हमारा सही है। वैसे अगर देखा जाए तो देखिए हमारा ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि गांधी जी के जो विभिन्न जन आंदोलन थे उन लोगों में एकजुट करने में सफल रहे, तो ये तीनों ही यहाँ पर सही है। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसलिए यहाँ पर हम जो चुनेंगे वो ए और डी हमारा सही आंसर होगा। जिनमें सी है वो तो हमारा आंसर होगा नहीं, ए और बी या तो हो सकता है या तो ए और डी। तो सही आंसर होगा ए और डी, यानी अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर और साथ ही साथ लोगों की आवश्यकताएं समझकर और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर ही गांधी जी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक्सट्रीमिस्ट लीडर की, तो वो अगर आप होते तो किस प्रकार से कौन सा तरीका आप अपनाते। तो यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो अंग्रेजी संस्थानों एवं वस्तुओं का बहिष्कार करते, क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग करते। तो देखिए बिल्कुल, अगर आप एक चरमपंथी नेता हैं तो क्रांतिकारी हिंसा और बल का प्रयोग आपके द्वारा किया जाएगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते और लेख लिखते, तो ये भी हमारा सही है, यानी बी और सी यहाँ पर सही आंसर होंगे। तो बी और सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया था, और किस लिए दिया गया था। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो देखिए जो कांग्रेस थी उसको जो औपनिवेशिक शासन था उसके विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इसने स्वयं को सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया था, प्रदर्शित किया था। और आपने देखा भी, जो यानी कांग्रेस की स्थापना हुई उसने सभी समुदायों को एक प्रकार से प्रतिनिधित्व किया, स्वराज की मांग की, तो इसलिए क्योंकि इसने स्वयं को ही सभी समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था, इसीलिए कांग्रेस को हम औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन थे जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कई सारे क्वेश्चन इसमें हमने किए और देखिए आपने देखा भी, क्योंकि ये हमारा एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है सीटेट का, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको लॉन्ग देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर टफ होंगे, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आपको यानी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। और इसके अलावा एक क्लास और एसएसटी की हमारी आएगी, फिर हम साइंस की भी कुछ क्लासेस यहाँ पर करने वाले हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के एज इट इज़ क्वेश्चन होंगे। और ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए एज इट इज़ क्वेश्चन है, तो हम एसएसटी भी करते जाएंगे और साथ ही साथ जो साइंस के क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसमें करते जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।